दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनिक क्लासेस पे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को लगभग 500 प्रश्न बिहार से संबंधित बताएंगे, जिसमें से बिहार बीपीएससी के द्वारा जो टीचर का वैकेंसी हो रहा है उसमें आने की 100% संभावना होगी। इसके पहले हम लोग 500 प्रश्न देख चुके हैं। अगर वह सभी प्रश्न आप नहीं देखे हैं तो उसका प्ले लिस्ट बनाया गया है, जाके उसको आप देख सकते हैं। तो आइए चालू करते हैं। यहाँ पे आज का सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। बताना है कि बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसको दिया जाता है। तो याद रखना है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। बताना है गुप्त साम्राज्य जो था उसका प्रथम राजधानी कहाँ था। ठीक है, तो याद रखना है गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी जो थी पाटलिपुत्र में थी। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी। बताना है कि किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगा था। तो याद रखना है समुद्रगुप्त से अनुमति मांगा था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसका स्थापना किस युग में हुआ था। तो याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसका स्थापना गुप्त काल में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसका संस्थापक कौन था। ठीक है, तो याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसका संस्थापक कुमार गुप्त था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई। बताना है कि बोध गया के महाबोधि मंदिर जो है उसकी स्थापना कब हुई। मौर्य काल में हुआ था कि पाल काल में कि गुप्त काल में कि हर्यक वंश में। ठीक है, तो याद रखना है बोध गया के महाबोधि मंदिर की जो स्थापना जो है गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चीनी यात्री फहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था। बताना है कि चीनी यात्री फहियान जो था कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था। 6 महीना तक कि 1 साल तक कि 3 साल तक कि 14 महीना तक। तो याद रखना है चीनी यात्री जो फहियान था पाटलिपुत्र में 3 साल तक रहा हुआ था। उसके बाद प्रश्न दिया कि आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था। बताना है कि आर्यभट्ट जो है उसका संबंध किस नगर से था। चंपा से कि नालंदा से कि पाटलिपुत्र से कि राजगीर से। तो याद रखना आर्यभट्ट जो था उसका संबंध पाटलिपुत्र से था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है। बताना है कि गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति जो है किस जिला से प्राप्त हुई थी। पटना से हुआ था कि सारण से हुआ था कि भागलपुर से हुआ था कि शाहाबाद से हुआ था। तो याद रखना है गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति जो है शाहाबाद से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। बताना है कि बिहार में 7.5 फीट की ऊंची बुद्ध देव की एक मूर्ति मिली है पीतल के, जो कहाँ से मिला है। तो याद रखना है नालंदा से बिहार में 7.5 फीट के ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश विष्णु और नागिनों के चित्र है, यह किस काल के है। बताना है कि राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश जी का विष्णु जी के नागिनों के चित्र है, यह किस युग के है। तो याद रखना है यह परिवर्ती गुप्त काल का है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि राजगीर में स्थित
जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? बताना है कि राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक जो हुआ था उसका निर्माण किस काल में किया गया था? तो याद रखना है गुप्त काल में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि तिरभुक्ति मतलब आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था। बताना है कि तिरभुक्ति जो था आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था। तो याद रखना है गोविंद गुप्त जो था उसका राज्यपाल था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था। बताना है कि बिहार में बौद्ध विहार जो था उसका प्राचीनतम केंद्र कौन था? नालंदा था कि विक्रमशिला था कि उदंतपुरी था कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो याद रखना है बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र जो था नालंदा था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था किसके लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए कि रसायन विज्ञान के लिए? तो याद रखना नालंदा विश्वविद्यालय जो था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। यहाँ पे देश विदेश के लोग जो था यात्रा करने आता था, दर्शन करने आता था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फहियान किसके शासन काल के दौरान आया था? बताना है कि नालंदा में स्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फहियान किसके शासन काल के दौरान आया था? तो याद रखना चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय के शासन काल में नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फहियान आया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन और दवाएं दिया जाता था। तो याद रखना है फहियान ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि गुप्त संवत का आरंभ होता है। बताना है कि गुप्त संवत जो था उसका आरंभ कहाँ से कब से होता है? बताना है कि गुप्त जो संवत है उसका आरंभ कब से होता है? 302 ईस्वी में कि 312 ईस्वी में कि 320 ईस्वी में कि 322 ईस्वी में? तो याद रखना है गुप्त संवत जो है उसका शुरुआत 320 ईस्वी को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बताना है कि निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कि चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रम द्वितीय को कि समुद्रगुप्त को? तो याद रखना है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस सम्राट ने की? सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? तो याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रम द्वितीय ने शुरू की थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना कौन था? बताना है कि प्रयाग प्रशस्ति जो था उसका रचयिता कौन था? तो याद रखना है हरिसेन जो थे प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान शुरू किए थे? बताना है कि किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान शुरू किए थे? तो याद रखना है समुद्रगुप्त जो था दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? बताना है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है उसमें किस सम्राट के विजय अभियान का चर्चा किया गया है? तो याद रखना है समुद्रगुप्त का चर्चा सम्राट के विजय अभियान में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? बताना है कि मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण जो है किस शासक के समय में हुआ था? तो याद रखना है नरसिंह गुप्त के समय पर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि मगध के परिवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बताना है कि मगध के परिवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक जो था कौन था? तो याद रखना है कृष्णगुप्त जो था मगध के परिवर्ती
गुप्त वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि मगध के किस परिवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था। बताना है कि मगध के किस परिवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था। तो याद रखना है कुमार गुप्त तृतीय ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध का अधिकांश भाग जीत लिया था। बताना है कि मौखरी शासक ने किसको परास्त करके मगध का अत्यधिक भाग को जीत लिया था। तो याद रखना है दामोदर गुप्त को हराकर मौखरी शासक ने मगध के अत्यधिक अधिकांश भाग जीत लिया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था। बताना है कि हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था। तो याद रखना है माधव गुप्त को हर्षवर्धन ने मगध के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि हर्षवर्धन के मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी जिसका अंत किया था। तो याद रखना है आदित्य सेन ने उसका अंत किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मगध के किस परिवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था। बताना है कि मगध के किस परिवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ जो था उसका स्थापना किया था, मतलब आयोजन किया था। तो याद रखना है आदित्य सेन जो थे इसका आयोजन किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि मगध के परिवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। बताना है कि मगध के परिवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था कौन था। तो याद रखना है जीवित गुप्त द्वितीय जो था मगध के परिवर्ती गुप्त वंश का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया। बताना है कि मगध के किस परिवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है। तो याद रखना है कृष्णगुप्त जो था उसको असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हिमालय के शत्रुओं को जीता था। बताना है कि हिमालय के शत्रु जो था उसको किसने जीता था। तो याद रखना है जीवित गुप्त जो थे हिमालय के शत्रुओं को जीते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि मगध के किस परिवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन तसे भारत की यात्रा की है। बताना है कि मगध के किस परिवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी यात्री राजदूत वांग हुएन तसे भारत की यात्रा किए थे। तो याद रखना आदित्य सेन के शासनकाल में यह आया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि मगध के परिवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम क्या है। बताना है कि मगध के परिवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम क्या है। तो याद रखना सबसे पहले कृष्णगुप्त और उसके बाद हर्षगुप्त, तब जीवित गुप्त और उसके बाद कुमार गुप्त, तब ये दामोदर गुप्त थे। ये इसका सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि चीनी यात्री इति संघ बिहार का भ्रमण लगभग कब किए थे। बताना है कि चीनी यात्री जो था इति संघ बिहार का भ्रमण जो कब किया था। तो याद रखना 673 ईस्वी में बिहार का भ्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य का कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। बताना है कि हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य का कौन सा विश्वविद्यालय सबसे प्रसिद्ध था। तो याद रखना नालंदा विश्वविद्यालय जो था हर्षवर्धन के समय सबसे प्रसिद्ध था, सबसे फेमस था। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। बताना है कि चीनी यात्री जो हेनसोंग था किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो याद रखना है चीनी यात्री हेनसोंग जो था नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए हुए थे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक सब्जेक्ट का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि हेनसोंग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की। बताना है कि हेनसोंग ने पाटलिपुत्र कब आए थे। तो याद रखना
635 ईस्वी पूर्व में ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था। यह प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। बताना है कि बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था। तो याद रखना है शशांक जो था बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है। बताना है कि उदंतपुर जो है उसको शिक्षा केंद्र के लिए जाना जाता है, यह कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना है उदंतपुर जो है बिहार में स्थित है, जिसको शिक्षा का केंद्र माना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे। बताना है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे। तो याद रखना है गोपाल जो थे पाल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था उसका संस्थापक कौन था। तो याद रखना है धर्मपाल जो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था। बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था उसका स्थापना किस वंश के शासक ने किया था। गुप्त वंश, मौर्य वंश, पाल वंश की परिवर्ती गुप्त वंश। तो याद रखना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है पाल वंश के शासक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि आधुनिक बिहार के किस जिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। यह प्रश्न बहुत बार पीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है, ठीक है, बहुत ही वीवीआई है। बताना है कि आधुनिक बिहार के किस जिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। नालंदा में है कि पटना में है कि गया में है कि भागलपुर में है। तो याद रखना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था। बताना है कि नालंदा महाविहार जो है उसको आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था। तो याद रखना हर्ष, धर्मपाल और देवपाल, यह तीनों नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक कौन था। बताना है कि मुंगेर जो था जिसे बंदूकों का कारखाना कहा जाता है उसको अपना राजधानी बनाने वाला पाल शासक था। तो याद रखना है धर्मपाल जो था मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। बताना है कि पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। तो याद रखना है महायान को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया था। उसके बाद प्रश्न दिया है कि किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना कराया था। बताना है कि किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना किया था। तो याद रखना है देवपाल के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दे दिया। यह प्रश्न भी बहुत वीवीआई है। बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए कौन व्यक्ति थे जो 200 गांव को दान में दे दिए थे। धर्मपाल की, देवपाल की, न्यायपाल की, गोपाल। तो याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय के खर्चा के लिए धर्मपाल ने 200 गांवों को क्या किए थे, दान में दे दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखना है कि किस शासक ने उदंतपुरी मतलब बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था। बताना है कि किस शासक ने उदंतपुरी मतलब बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना किए हुए थे। तो याद रखना है गोपाल जो था वह उदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना किए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि किस काल में कांसे की मूर्तियों का निर्माण एक उन्नत शैली की विकास बिहार में हुआ था। बताना है कि किस काल में कांसे की मूर्तियों का निर्माण की एक उन्नत शैली विकास बिहार में हुआ था।
गुप्त काल में, मौर्य काल, शुंग काल, पाल युग। ठीक है, तो याद रखना है पाल युग में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि बिहार में पाल युग में कांस्य की निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी। मतलब बताना है कि बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नति शैली का विकास हुआ था। ठीक है, इस किसका देन था? तो याद रखना है भीम एवं पीठपाल का यह देन था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं पीठपाल कहाँ के निवासी थे? बताना है कि पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार जो थे धीमन और पीठपाल वह कहाँ के निवासी थे? तो याद रखना यह नालंदा के रहने वाले थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है। बताना है कि पालकालीन कांस्य प्रतिमा जो है वो सांचा में ढली हुई है, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो याद रखना है नालंदा एवं गया से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं पीठपाल समकालीन थे। बताना है कि पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन और जो पीठपाल थे वह किसके समकालीन थे? तो याद रखना धर्मपाल एवं देवपाल के यह समकालीन थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि चित्रित पांडुलिपि अष्ट संसारिक प्रागापरिमित और पंचरक्षक किस युग के है? तो याद रखना है यह पाल युग के है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? बताना है कि पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्रित रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो याद रखना यह नालंदा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि पाल शासक अपना आदेश प्रस्तावित करते थे। बताना है कि पाल शासक जो थे अपना आदेश कहाँ प्रस्तावित करते थे? पाटलिपुत्र में कि नालंदा में कि राजगीर में कि तिरहुत में? तो याद रखना पाल शासक जो थे अपना आदेश पाटलिपुत्र से प्रस्तावित करते थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था। बताना है कि पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसको कहा जाता था? तो याद रखना है अंग को कहा जाता है कि विदेह को कहा जाता है कि वजी को कहा जाता है कि मगध को कहा जाता है? तो याद रखना पाल काल में श्रीनगर भुक्ति मगध को कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया हुआ था? ठीक है, बताना है कि देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाए हुए थे? वो दौलतपुर में करवाए थे कि नालंदा में करवाए थे कि पाटलिपुत्र में कि विक्रमशिला में? तो याद रखना है नालंदा में करवाए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि मिथिला या तिरहुत के क्रांत राज्य का उदय 1097-98 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखना है रामपाल के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि मिथिला के कराट शासकों की राजधानी थी। तो याद रखना है सिमरावगढ़ जो था इसका राजधानी था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि कराट वंश का अंतिम शासक कौन था? याद रखना है कराट वंश का अंतिम जो शासक था कौन था? शिव सिंह की, हरि सिंह की, कृति सिंह की, महेश सिंह? तो याद रखना इसका हरि सिंह अंतिम शासक था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कराट वंश का पूर्णतः अंत हुआ। ठीक है, तो याद रखना है 1378 ईस्वी तक इसका पूरा अंत हो गया। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पाल कालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं पीठपाल किसके समकालीन थे? तो यह प्रश्न हम लोग ऊपर देखे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था।
बताना है कि तिब्बती इतिहासकार जो था धर्मस्वामी तिरहुत कब आया था। ठीक है, तो याद रखना है 1234 ईस्वी में तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाटक पर किसका शासन था। बताना है कि खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाटक राज्य पर किसका शासक था। नरसिंह देव का कि हरि सिंह देव का कि राम सिंह देव का कि महेश सिंह का। तो याद रखना है बख्तियार खिलजी जब कर्नाटक राज्य पर आक्रमण किया था तो उस समय यहाँ पे नरसिंह सिंह देव का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाटक राज्य का शासक था। बताना है कि तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाटक राज्य का शासक कौन था। तो याद रखना है राम सिंह देव। उसके बाद प्रश्न दिया बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। बताना है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो था कौन था। तो याद रखना है बख्तियार खिलजी जो था बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला को नष्ट करवा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था। बताना है कि बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था। तो याद रखना है बख्तियार खिलजी ही इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय कौन थी। बताना है कि बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण जो विजय हुई थी वह थी। तो याद रखना है बिहार शरीफ उदौनपुरी का बख्तियार खिलजी का सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण विजय थी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना हुई। बताना है कि बिहार में तुर्क सत्ता जो है उसका स्थापना कब हुआ था। तो याद रखना है 1198 ईस्वी में बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया। बताना है कि बख्तियार खिलजी जो था अपना प्रशासनिक मुख्यालय जो था कहाँ पर बनाया था। तो याद रखना है बिहार शरीफ में बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनवाया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया। बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसको किसने ध्वस्त कर दिया। तो अभी हम प्रश्न ऊपर बताए थे बख्तियार खिलजी जो था नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया मतलब नष्ट कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण, यहाँ पे गलती लिख दिया गया है। ठीक है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक था। बताना है कि जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया तो उस समय पाल वंश का शासक कौन था। तो याद रखना इंद्र युम्न पाल जो था उस समय पाल वंश के शासक था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था। बताना है कि बिहार के सूफी संतों का आगमन जो था किस शताब्दी में हुआ था। तो याद रखना है 12वीं शताब्दी में बिहार में सूफी संतों का आगमन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे। बताना है कि बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे। मोमिन आरिफ। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोमिन आरिफ जो थे बिहार आने वाले पहले सूफी संत थे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक सब्जेक्ट का ऐसा ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था। बताना है कि मनेर का जो विजय है उससे किस सूफी संत का संबंध था। तो मोमिन आरिफ का कि ताज फकीह का कि शाह दौलत का कि अधया मनेरी का। ठीक है, तो याद रखना है
ताज फकीह का संबंध जो था मनेर के विजय से था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के मामला का पहला विवरण प्राप्त हुआ। बताना है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमला, ठीक है, हमला का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है तबाकते नासरी से बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमला का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था। बताना है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था। ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो याद रखना है बिहार में सैनिक अभियान को आयोजित करने वाला पहला सुल्तान जो था इल्तुतमिश था। यह आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश जो था बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। बताना है कि बिहार को दिल्ली के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो याद रखना इल्तुतमिश जो था बिहार को दिल्ली सल्तनत से अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान बना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। बताना है कि 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार मतलब किसको पराजित करके, किसको हराकर अधिकार प्राप्त किया था। तो याद रखना है हिसामुद्दीन एवज को हराकर इल्तुतमिश ने 1225 में बिहार पर अधिकार प्राप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा। बताना है कि सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति कौन नहीं रहा था। तो याद रखना है मुबारिज खां जो था सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वचन स्थापित हुआ। ठीक है, तो याद रखना है तुगलक काल में यह स्थापित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार के क्रांत वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था। बताना है कि बिहार के क्रांत वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था। तो याद रखना है गियासुद्दीन तुगलक जो था बिहार के क्रांत वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला पहला सुल्तान बन गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलक कपूर कर दिया था। बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलक कपूर कर दिया था। तो याद रखना है दरभंगा में एक तिरहुत जगह है उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलक कपूर उसका नाम बदलकर कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। बताना है कि तुगलक जो था बिहार का राजधानी उस समय कहाँ था, दरभंगा था कि बिहार शरीफ कि भागलपुर कि पटना। तो याद रखना है तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया। ठीक है, यह प्रश्न बहुत ही VVI है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बताना है कि बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया। ठीक है, मुगलों ने दिया है कि अंग्रेजों ने दिया है कि मौर्यों ने दिया है कि तुर्कों ने दिया है। तो याद रखना है बिहार राज्य का नाम बिहार जो था तुर्कों का देन है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा था। बताना है कि बिहार को बिहार तुर्कों ने कहा है लेकिन किस काल में कहा हुआ था, मुगल काल में कि तुगलक काल में कि खिलजी कि मौर्य। यहाँ पे खिलजी लिखा है। ठीक है, तो याद रखना बिहार राज्य का नाम जो है बिहार तुगलक के काल में पड़ा हुआ था। उसके बाद प्रश्न दिया है कि मालिक इब्राहिम या मालिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था। तो याद रखना है तुगलक काल में था।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मालिक इब्राहिम या मालिक बया का मकबरा है। बताना है कि बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मालिक इब्राहिम या मालिक बया का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना है दिल्ली में है कि बिहार शरीफ में है कि पटना में है कि दरभंगा में है। तो याद रखना है इन दोनों का मकबरा जो है बिहार शरीफ में है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था। बताना है कि बिहार के प्रसिद्ध संत जो थे शेख अहमद चिरमपोश उनसे कौन सा सुल्तान जो था भेंट किया था। इल्तुतमिश था कि गयासुद्दीन तुगलक था कि मोहम्मद बिन तुगलक था कि फिरोज शाह तुगलक था। तो याद रखना है बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से फिरोज शाह तुगलक जाकर भेंट किया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि फिरोज शाह तुगलक का फारसी अभिलेख से मिलता है। बताना है कि फिरोज शाह तुगलक जो था उसका फारसी अभिलेख कहाँ से मिलता है। बिहार शरीफ से मिलता है कि दरभंगा से कि पटना से कि भागलपुर से। तो याद रखना फिरोज शाह तुगलक का फारसी अभिलेख जो था बिहार शरीफ से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि उत्तर बिहार के करांत शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ। बताना है कि उत्तर बिहार के करांत शासकों का अंत जो है किस सुल्तान के द्वारा हुआ था। तो याद रखना गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज शाह तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था। बताना है कि 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज शाह तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था। तो पहला ऑप्शन दिया है कनॉट बेनवार। ठीक है, तो याद रखना है बेनवार शासन का आरंभ करवाए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि तिरहुत के किस बेनवार वंश के शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की। बताना है कि तिरहुत के किस बेनवार वंश के शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति को कौन नहीं जानता है, ठीक है, अपना काव्य की रचना की थी। तो याद रखना है शिव सिंह जो थे उन्हीं के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपना काव्य की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत है। बताना है कि बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। तो याद रखना है तबकाते नासिरी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया। बताना है कि इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया था। दरिया खां नुहानी की फरीद खां की हसन खां सूरी की अब्बास खां शेरवानी। ठीक है, तो याद रखना है इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के दरिया खां नुनानी ने सुल्तान के विरुद्ध क्या किया था, विद्रोह शुरू कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दरिया खां नुनानी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ। बताना है कि बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले कब किया गया था। तो याद रखना है 13वीं शताब्दी में बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम का सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है। बताना है कि बिहार क्षेत्र के लिए बिहार का नाम सबसे पहले किस रचना में मिलता है। तबकाते नासिरी की तारीखें फिरोज शाही की तुजीके बाबरी की अकबरनामा। ठीक है, तो याद रखना है तबकाते नासिरी जो है इसी में बिहार का नाम बिहार मिलता है। यह प्रश्न याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि किस
सुल्तान के तिरहुत को तुगलक कपूर का नाम लिया? बताना है कि किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलक कपूर का नाम लिया गया। तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस सुल्तान ने तिरहुत से अपने सिक्के जारी किए? ठीक है, बताना है किस सुल्तान ने तिरहुत मतलब तुगलक कपूर से अपना सिक्का जारी किया। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, यही क्या किया था, तो इसका नाम तिरहुत के नाम बदलकर तिरहुत कपूर कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? बताना है कि कौन सुल्तान थे जिन्होंने राजगीर में स्थित जैन मंदिर जो था उसको अनुदान में दिए हुए थे। तो याद रखना सिकंदर तुगलक जो था वह राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे। बताना है कि तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति के पद पर कौन विराजमान थे? तो याद रखना फिरोज शाह तुगलक जो था तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर विराजमान था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? बताना है कि दिल्ली के कौन सा सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था? तो याद रखना है सिकंदर लोदी जो था दिल्ली के ऐसा सुल्तान था जो बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक फैला दिया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव जो था कहाँ था? बताना है कि बख्तियार खिलजी जो था, यहाँ पे खिलजी होगा, बख्तियार खिलजी जो था बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? मनेर कि तिलहारा कि उदंतपुरी कि पटना? तो याद रखना सबसे पहले मनेर में यह अपना पवार रखा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार शरीफ स्थित मालिक बाया के मकबरे की विशेषता है। बताना है कि बिहार शरीफ स्थित मालिक बाया के मकबरे की विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ना ये होगा ना ये होगा, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? बताना है कि मनेर स्थित बड़ी दरगाह जो है उसमें किसका मजार है? तो याद रखना है मुखदुम यहिया जो है उसका मनेर में स्थित दरगाह में मजार बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व मध्य काल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ है? बताना है कि पूर्व मध्य काल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ था? तो याद रखना है खरवार का उद्यान जनजातीय राज्य में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि दलपत्स शाही का संबंध किस राज्य से था? बताना है कि दलपत शाही का जो संबंध था किस राज्य से था? पहला ऑप्शन दिया है उज्जैनिया राज्य से कि चेरी राज्य से कि खरवार राज्य से कि भाट राज्य से? तो याद रखना है दलपत शाही का संबंध जो था उज्जैनिया राज्य से था। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि चेरो शासकों को शाहबाद क्षेत्र से विस्थापित किया। बताना है कि चेरो शासकों को शाहबाद क्षेत्र से किसने विस्थापित किया था? तो याद रखना है उज्जैनियों ने चेरो शासकों को शाहबाद क्षेत्र से विस्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? यह प्रश्न बहुत फीवी है। बताना है कि शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे तो किससे सहायता मांगे हुए थे? चेरो शासकों से कि खरवार शासकों से कि भार शासकों से कि करारी अफगानों से? बताना है कि शेर शाह
ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता लिए थे? तो चीरू शासकों से सहायता प्राप्त किए थे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार पर राज्य करने वाला जनजातीय राजवंश कौन था? बताना है कि बिहार पर राज्य करने वाला जनजातीय राजवंश जो था कौन था? तो याद रखना चीरू वंश जो था बिहार पर राज्य करने वाला जनजातीय राजवंश था। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि किस चीरू राजा ने जगदीशपुर के मेला की शुरुआत की? बताना है कि कौन राजा थे जिन्होंने जगदीशपुर के मेला की शुरुआत किए हुए थे? तो याद रखना फूलचंद ने चीरू राजा थे जो जगदीशपुर के मेला का शुरुआत किए थे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो को लेकर।